नमस्कार, रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज एक बार फिर से हूँ मैं आपके साथ, आपकी दोस्त काजल। और आज जो शख्सियत हमारे साथ है, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं। रंगमंच, टेलीविज़न से जुड़ी हुई, आकाशवाणी से जुड़ी हुई, रीजनल मूवी से जुड़ी हुई पोएट्स हैं, रंगकर्मी हैं, कलाकार हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो वेलकम कहती हूँ रोमी शर्मा जी को। रोमी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत रूबरू के इस मंच पर। थैंक यू काजल जी। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी आपसे, क्योंकि हमारा जो मंच है इसमें हमारा ये है कि जो यंग प्रैक्टिशनर हमें देख रहे हैं वो आपकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है, तो मैं चाहूंगी कि आपकी जो कला की फील्ड में जो आपकी जर्नी रही है उसको आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। मैं एक्चुअली स्कूल में पढ़ रही थी, हायर सेकेंडरी में। मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी। व्हेन आई वाज इन 11th सॉरी। सो हमारे स्कूल के बाहर एक पोस्टर लगा जिसमें ये था कि जम्मू में फर्स्ट टाइम एनएसडी वर्कशॉप हो रही है, मींस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। फर्स्ट टाइम जम्मू में एक वर्कशॉप कर रहे थे। सो मैंने भी फॉर्म भर दिया बच्चों के साथ। आई थॉट ओके लेट मी ट्राई। सो फाइनली उसके ऑडिशंस हुए। दिल्ली से एम के रैना सर गए, मुकुल नाग सर गए, महेश वी पाटिल सर गए। सो वो 2-3 राउंड्स हुए। उसके बाद आई गॉट सेलेक्टेड एंड देन 40 डेज की वो वर्कशॉप हमने अटेंड करी। उसमें ये प्ले था कबीरा खड़ा बाजार में। और कबीरा खड़ा बाजार में जब मुझे स्टेज पे लोगों ने देखा, उसके बाद मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर नटरंग के साथ मैं बहुत साल रही। बलवंत ठाकुर सर का जो है, और उनका मैंने नेशनल थिएटर फेस्टिवल भी किया नैनीताल में, उनके कुछ प्लेस किए। उसके बाद फिर जो मेरी फर्स्ट फिल्म थी टेलीफिल्म बेवफा, जम्मू के डॉक्टर बलजीत सिंह रैना है, तो उसमें मेरा फुल फ्लेज रोल था। तो फिर ये जर्नी स्टार्ट ही हुई, फिर सफर आगे बढ़ता ही गया। जी, रंगमंच से फिल्में, सीरियल्स और फिर जो आपका सफर रहा है लेखन की तरफ। लेकिन पहले मैं सीरियल्स की बात करूंगी कि आपने बहुत सारे सीरियल्स किए, नाटक तो किए ही हैं आपने, रंगमंच के लिए बहुत काम किया, लेकिन आपने दूरदर्शन के लिए बहुत काम किया है। तो मैं चाहूंगी इसकी जर्नी भी आप हमसे शेयर करिए, और जो आपकी जर्नी से रिलेटेड जो इंटरेस्टिंग बातें हैं वो मैं चाहूंगी कि आप जरूर शेयर कीजिए। सीरियल्स की जर्नी मेरी बहुत लंबी है। ऑलमोस्ट 350 के करीब मैंने सीरियल्स किए हैं। सिर्फ जम्मू और कश्मीर तक ही सीमित नहीं रही, बाहर भी काफी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के साथ मैंने सीरियल किए। सोनी के लिए किए, नेशनल DD1 के लिए किए, तब DD2 मेट्रो होता था उसके लिए किए, पंजाबी चैनल के लिए किए, जालंधर के लिए किए, जयपुर के लिए किए। सो काफी सारे चैनल्स के लिए काम किया। और इंटरेस्टिंग सॉरी सॉरी कोई बात नहीं, कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं। स्टोरीज बहुत सारी है, एडवेंचरस जैसे हम बिल्कुल, होते ही है, बिल्कुल। क्यूरियोसिटी तो होती ही है। तो एक बारी मुझे याद है, हम लोग यूसमर्ग में शूटिंग कर रहे थे। यूसमर्ग बहुत खूबसूरत जगह है कश्मीर की। और मैंने कहा कि रात को हम थोड़ा बाहर चलते हैं जंगल की तरफ। कैन यू इमेजिन कि वो बिल्कुल डेंस, मतलब डेंस फॉरेस्ट ही कहेंगे उसको, जो रास्ता है। रात को शूट के बाद पैकअप करके हम लोग जब उस तरफ निकले, एक रास्ते की तरफ, और फिर जो होता है ना कि जंगलों में लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सब कुछ होता है, और वो आवाजें हमें सुनाई देने लगी। और मेरे साथ तब मैं एक्चुअली शूट कर रही थी बशीर बडगामी सर का, और नजीर नजीर जोश, जो बडगाम के काफी फेमस एक्टर हैं, हमारे बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं। तो उन्हीं का बशीर बडगामी सर का बेटा था मेरे साथ आना। और हम लोग इतना डर गए बिकॉज देर वॉज नो लाइट। मतलब मैं ये आपसे कम से कम भी 25 साल पहले की बात कर रही हूँ, मैं उस युस्मा का बयान कर रही हूँ। तो हम लोग इतना डर गए, हमने सारी मन्नतें दुआएं मांग ली, अपनी अपनी जो भी भगवान से मांगना था। सो इस तरह की काफी हम लोग करते रहते हैं, काफी कुछ किया है। और ऐसे ही नैनीताल का भी है, जब हम बलवंत सर के साथ वहां पे नेशनल थिएटर फेस्टिवल में गए, तो शाम को हमें टाइम ही नहीं मिला, नेक्स्ट डे वापस आना था। तो आर्टिस्ट बेसिकली, बिकॉज वी आर लाइक अ फैमिली, वी ऑलवेज बिलीव इन दिस। सो जो हम लोग कहीं भी चले जाएं, बट हम इकट्ठे मिलके कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करते रहते हैं। वहां पर भी हम लोगों ने बोला कि वहाँ की कैंडल्स बड़ी फेमस है, तो अब कैंडल्स कब लें, सुबह तो टाइम नहीं है। हम लोग रात को निकले, इतना वो झील के किनारे, मुझे अभी भी याद है रात का टाइम था।
इतना डर डर के गए, बट वी बॉट दोस कैंडल्स, और कैंडल्स लेके ही हम वापस आए। तो इस तरह की बहुत खूबसूरत यादें हैं मेरे इस सफर की। क्या बात, क्या बात। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि थिएटर की अगर हम बात करें तो आपका फेवरेट प्ले कौन सा रहा है और उसमें आपका फेवरेट किरदार कौन सा रहा है? हाँ, मेरा फेवरेट प्ले थिएटर का आषाढ़ का एक दिन, उसमें मैं प्रियंगू मंजू, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑल्दो अब मुझे काफी साल हो गए हैं वो किए हुए, मतलब सालों पहले किया था। अब मुझे उसका कुछ याद नहीं है, मुझे सिर्फ इतना याद है कि अभिनव थिएटर की वो स्टेज थी, और मैं रानी की तरह आगे बैठती हूँ, और फिर वहां पे रानी वैसी नहीं कि जो मुकुट पहन के आती है, बट यस वो कैरेक्टर वैसा था। और मतलब बहुत ही अच्छा लगता था मुझे वो प्ले करते हुए, वो कैरेक्टर जीते वो हुए, बहुत करेक्ट अच्छा। वो वो कैरेक्टर वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। उसमें जो उसके मलिका के साथ जो डायलॉग्स हैं, क्या बात, बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है प्रेम मंजरी का। ये बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। तो आपने स्टेज भी किया, आपने टेलीविज़न भी किया, तो मैं ये जानना चाहूँगी आपको सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन कहाँ पे मिली? जो एक होता है ना पीस जो माइंड का होता है, वो आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगी? सेटिस्फेक्शन तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सेटिस्फेक्शन मुझे लगता है मैं तो कभी सेटिस्फाई हुई ही नहीं। मुझे लगा कि अभी इसमें कुछ और हो सकता था, अभी कुछ और हो सकता था। आप जितना मर्जी कर लें, लेकिन आर्टिस्ट कभी सेटिस्फाई नहीं होता। अभी भी लगता है कि काफी कुछ बाकी है, मैं उस करेक्टर को और बखूबी निभा सकती थी। वो चीज हमेशा रही। दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है? स्टेज एंड टीवी की अगर हम बात करें, तो क्या आपको बड़ा डिफरेंस लगता है और आपको लगता है कि यहाँ मुझे सबसे अच्छा लगता है यहाँ परफ़ॉर्म करते हुए? क्या कहेंगी इस बारे में? मुझे दोनों चीजें भी बहुत अच्छी लगती हैं। स्टेज का एक अपना ही मजा है, बिकॉज जो मेरी शुरुआत थी वो स्टेज से हुई है। और स्टेज में ये है कि आप जो ऑडियंस है, ऑडियंस की आंखों में, आंखों से आंखें मिला के परफॉर्म करते हैं। उस जी। चीज की तो खैर तुलना मैं कर ही नहीं सकती, बिकॉज वो एक अलग ही अनुभव है, बहुत खूबसूरत एक एहसास है जब आप लाइव परफॉर्म करते हैं लोगों के सामने, और तालियों की गूंज, है ना। और फिर एकदम प्ले खत्म होते ही लोग आपसे मिलना चाहते हैं और मिलने आते हैं, वो एक अलग ही खूबसूरती है। तो टीवी सच का में। ये अच्छा लगता है, दूरदर्शन का कि मतलब सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, कि जब लोग आपके सीरियल्स टेलीकास्ट होते देखते हैं, फिर आपको वो उन कुछ कैरेक्टर्स के नाम से बुलाने लगते हैं, चाहे वो आपको मार्केट में मिले, चाहे वो कहीं भी आपको बाहर मिले, तो आप उन कैरेक्टर्स के नाम से इतना हिट हो जाते हो कि बहुत अच्छा लगता है जब आपको लोग उन नामों से याद करते हैं, सालों बाद भी, क्या सालों बाद। क्या बात रोमी जी, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। तो आप जम्मू जे से हैं और आपने बहुत सारे सीरियल्स किए, जैसे आपने बताया। मैं खुद आपके साथ मैंने बहुत हम लोगों ने बहुत काम किया है। तो मैं ये काम जानना किया। चाहूंगी जी, तो ये जानना चाहूंगी आप किसको कहेंगी ये बहुत ही खूबसूरत मेरा सीरियल रहा है, या मेरा बहुत दिल के करीब ये नाटक रहा है टेलीविजन का, बहुत मन करता है कि दोबारा से वो सारी चीजें हों। तो ऐसा कौन सा है आपकी जिंदगी में जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगी? मैं कोई एक तो नहीं डिसाइड कर पाऊंगी, दो तीन हाँ। डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करूंगी। मैंने वेदाही सर की लिखी हुई एक फिल्म करी थी, तब वो 17 mm पे शूट हुई थी किसी फिल्म फेस्टिवल के लिए। हमने पंचेरी में शूट किया था, और फायर एंड स्नो उसका जो टाइटल था, और वो कश्मीरी माइग्रेशन पे थी। बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर था, और उस टाइम में हुई होंगी कुछ 20 साल की, और उसमें जो मेरा कैरेक्टर था वो 70 years ओल्ड लेडी का था। वो कैरेक्टर मेरे दिल के इतना करीब है कि मैं वो वादियां और वो स्क्रिप्ट का एक एक, मतलब वो बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर था। उसके बाद मैंने अरनीमाल किया, सुधीर तलवार जी ने किया डीडी काशिफ के लिए। अरनीमाल कश्मीर की एक बहुत ही फेमस पोइटस हैं, और बहुत खूबसूरत कैरेक्टर। उसका मुझे गाने की एक लाइन भी याद है, अरनी रंग गोम श्रावण ही यू, कार यू दर्शन दियो। तो वो अपने हस्बैंड का ही पूरी लाइफ वेट करती है, बहुत खूबसूरत कैरेक्टर। बिकॉज प्रोड्यूसर ने भी उस प्रोजेक्ट के साथ जस्टिस किया था, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस पे हम पटन तक गए जो अर्नी का गांव था, और श्रीनगर में हमने सारा शूट किया, स्पेशली कॉस्ट्यूम्स डिजाइन हुए थे, वेरी प्रोफेशनल अप्रोच थी उसकी प्रोजेक्ट की। तो मेरा कैरेक्टर बहुत खूबसूरत था। उसके बाद मैंने पद्मा जी की जो स्क्रिप्ट्स की ना,
पद्मा जी की मैंने मैं तीन चार मैं मैं नॉवेल्स। वहीं पे आने वाली थी। अच्छा वो आपने खुद ही बोल दिया, तो मैं नौशीन की बात आपसे करने ही वाली थी। जी करिए, बताइए आप उसके बारे में, क्योंकि मैंने वो आकाशवाणी के लिए किया है वो नौशीन, तो आपने दूरदर्शन में किया है, तो मैं उसका अनुभव आपसे जरूर जानना चाहूंगी। नौशीन हमने सनासर में किया था, अगेन जम्मू की एक बहुत ही खूबसूरत जगह, और उसमें हमारा काफी क्रू था, उसमें काफी सारे कास्ट थी। तो मुझे याद है उसमें मैंने एक मुस्लिम कैरेक्टर किया था, फिर बहुत ही खूबसूरत, और एक कुछ आई थिंक एक दूसरा भी कैरेक्टर, उसमें मेरे दो कैरेक्टर थे। तो उसकी भी मेरी बहुत सारी यादें हमारी जम्मू के जो मतलब काफी सीनियर आर्टिस्ट थे उनके साथ थी। लॉन्ग बैक ने वो शूट किया था। उसके बाद जो पद्मा जी की मैंने फीमेल ओरिएंटेड नॉवेल्स जैसे उन्ना बनक डेरी डोगरी में है, उसमें मेरा मेन रोल था। उसके बाद उनकी कॉनवाई एक नॉवल है अगेन, उसमें भी मेरा मेन कैरेक्टर था। सो जो उनके मैंने दो तीन चार कैरेक्टर्स किए अलग अलग नॉवेल्स पे, अलग अलग सीरियल्स में, वो मेरे दिल के बहुत ही करीब थे, बहुत ही करीब, बहुत खूबसूरत स्टोरीज थी। बहुत खूबसूरत, पद्मा जी का तो जवाब नहीं। जवाब तो नहीं। बिल्कुल मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने उर्दू में किया है, आपने डोगरी में किया है, आपने पंजाबी में किया है, हिंदी में किया है, तो कौन सी लैंग्वेज में आपको सबसे ज्यादा मजा आया काम करने में, कि बहुत अपनापन लगा? नॉर्मली डोगरी में हम भी लोग किया है हिंदी आपने? भी, हाँ डोगरी में आपने भी किए डोगरी? थे, पद्मा जी के भी डोगरी में ही थे मैं, पद्मा जी के जो थे हम्म, डोगरी में ही थे। काजल दी जी, हमने भी काफी सीरियल्स इकट्ठे किए हैं, आपने और मैंने, सना सर और वो सारी लोकेशंस यू रिमेम्बर। तो वो सीरियल्स भी बहुत बिल्कुल सुंदर थे, बहुत अच्छे थे। और एक बिल्कुल। तारिक शाह जी का मैंने किया था बॉम्बे से, तारिक शाह और शोमा आनंद जी, हम लोग श्रीनगर में रुके थे। चश्मा शाही में शूट हुआ था सारा। उसकी भी स्टोरी बहुत अच्छी थी, ARY डिजिटल के लिए था, बहुत खूबसूरत स्टोरी थी, और मेरा कैरेक्टर उसमें बहुत अच्छा था। सो बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिले हैं ऊपर वाले की दुआ से। आपके साथ भी जो मैंने कैरेक्टर्स किए हैं आपकी छोटी सिस्टर के, वो भी बड़े अच्छे थे, और वो हमारी यादें बहुत खूबसूरत है। वो सफर का जो एक वो वाला हिस्सा था, सूर्य अंकल जो आपके पापा, मुझे याद है कि श्रीनगर में एक कसक सीरियल हो रहा था। तो मैंने कहा कि अंकल जी मैं नहीं जाऊंगी इस सीरियल के लिए, बिकॉज कुछ थी प्रॉब्लम मेरी, जो भी मैंने सुना था, जिनका प्रोजेक्ट था। सो आई टोल्ड अंकल, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो अंकल ने बोला मैं जा रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी सारी पेमेंट हो जाएगी और तुम साथ चलोगी। और वो आपको तो पता ही है, वो मुझे हमेशा अपनी छोटी बेटी की तरह मानते थे। सो बस कुछ ऐसे अफसोस रह गए जिंदगी के कि हमारा जो लंबा सफर नहीं चल सका अंकल के साथ। बट डेफिनेटली अंकल से मुझे लगता है कि जम्मू में सबने बहुत सीखा, बहुत सीखा। और उनकी बड़ी खूबसूरत यादें हमारे साथ जुड़ी हैं। जो सनासर में हमने सीरियल्स किए, जो कश्मीर में किए मैंने अंकल के साथ, अंकल जी के साथ तो बहुत कुछ बहुत काम किया है मैंने और तनवीर ने इनफैक्ट। तनवीर भी बोल चुके हैं कि उन्होंने पापा से बहुत सीखा है। इनफैक्ट मेरे भी वही गुरु रहे हैं, मैंने भी कहीं से फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, मैं तुम तो जानती हूँ इस बात को, तो मैंने उन्हीं से सीखा है, जो भी सीखा है मेरे भी गुरु रहे हैं। और कसक में मैं भी थी तुम्हारे साथ, बहुत अच्छे दिन थे जब हम सनासर में जो हमारा शूट हुआ था, दैट वाज टू गुड रोमी, दैट वाज टू गुड। तो बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ जुड़ चुके हैं। सुमन जी है, बहुत शुक्रिया। संगीता ठाकुर बहुत शुक्रिया। सुचित्रा जी बहुत शुक्रिया। सुचित्रा जी ने लिखा है कि नौशीन सीरियल आई वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। जी बिल्कुल। आपका तो मेन जो हमने आकाशवाणी के लिए किया उसमें मेन रोल था आपका। रश्मि दत्त जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। विनय जोशी जी बहुत शुक्रिया। राजीव जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी, सरला जी बहुत बहुत शुक्रिया। अमरजीत जी थैंक यू, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। विनीता ठाकुर जी बहुत शुक्रिया। मोहिनी धर जी थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बातों का ये सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू से हमारे साथ जो हमारी शख्सियत है, तो बहुत एक अपना इमोशनल मेरा उनके साथ बॉन्ड है, क्योंकि मैं भी जम्मू से हूँ। तो ये जानना चाहूंगी रोमी की आपकी इस जर्नी में आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन आप किसको मानती मेरे इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं हमेशा से। बिकॉज जब हमने जब काजल दी मैंने काम स्टार्ट किया था, उस जगह से निकल के काम करना, तब तो लड़कियों को इतना नहीं भेजते थे फील्ड में, मतलब पेरेंट्स रेडी नहीं होते थे। और जिस एरिया से मैं थी वो तो थोड़ा सा 8-9 किलोमीटर ही है सिटी से, नॉट वेरी फार। बट उस हम्म, एरिया से कोई कभी भी मीडिया में गया नहीं था। तो वो एक बड़ा जी चैलेंज मेरे पेरेंट्स के लिए था। और मैं आपको ये बताऊं कि जम्मू में जो सनातन धर्म नाटक समाज एक जी जी जी। स्टेज हम्म है, उस स्टेज हम्म पे हम्म, KL साहब
जो केएल सहगल साहब है सहगल, उन्होंने, और ओम पुरी जी ने भी वहां पे सीता का कैरेक्टर किया है। और ओम प्रकाश। मुझे भी मौका मिला कि उस स्टेज पे मैंने काफी साल सीता का कैरेक्टर निभाने की कोशिश की। और आई वॉज द फर्स्ट गर्ल जो कि परेड ग्राउंड इज वेरी फेमस, वहां पे दशहरा पे लड़के ही सीता बन के जाते थे। और उस साल मैंने कहा नहीं, अब तो मैं ही जाऊंगी, जब मैंने 9 दिन क्या सीता का कैरेक्टर किया है। सो वो काफी डर रहे थे सतपाल सर, लेकिन फाइनली मैं गई और उन्होंने बहुत ज्यादा सिक्योरिटी, एक डर तो होता है फर्स्ट टाइम। तो मतलब ये उस जमाने से स्टार्ट हुआ है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरी सपोर्ट की है, मेरे दादाजी ने स्पेशली, ही वाज इन आर्मी। सो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन वही रहे हैं, उन्हीं से मैंने सीखा है और वही सब आगे चला आ रहा है। बिल्कुल, और पेरेंट्स की सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा होती है। और जो आपने बात की रामलीला की, ओम प्रकाश जी और केएल सहगल थे, सुंदर थे, जो दीवाना मंदिर में जो रामलीला हुआ करती थी, बहुत फेमस रामलीला हुआ करती थी, जो जम्मू फोक थिएटर की जो हम शुरुआत करें एक तरह से सनातन धर्म के जरिए, जो दीवाना मंदिर में हुआ करती थी, बाद में इसको धर्मार्थ ट्रस्ट ने इसको फिनांस जी। करना शुरू किया। तो ये बहुत बड़ी बात है जम्मू की। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि रोमी, कोई ऐसा किरदार जो आपको लगा कि मैं इसको शिद्दत से करना चाहती हूँ और मेरे पास अगर वो आए अभी भी तो मैं इसको करूंगी, जो रह गया हो, कुछ ऐसा है कि आपको लगे कि ये मेरे पास आएगा, आई ग्रैब इट एंड आई डू इट, कुछ है ऐसा? कॉमेडी मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगती है मैं ये बताना कॉमेडी बहुत चाहती मुश्किल है, हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं, कॉमेडी हाँ, मुश्किल है। एक बॉम्बे से प्रोजेक्ट था दिनेश बब्बर जी का, और उसमें दिनेश जी थे, आई थिंक दिनेश जी था उनका नाम, वेरी फेमस एक्टर, दिनेश बाबा जी। वेरी फेमस हाँ, एक्टर। जी जी। तो ही वाज देयर, हम लोग मानसर में शूट करने गए, क्योंकि मैंने मैक्सिमम रोल जो मुझे मिले हैं ना, रोल्स की काफी सारी शेड्स थी। हाँ, एक मैंने केसर जी का सीरियल किया था, मुझे सीरियल का नाम तो याद नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी है, आई थिंक उसमें हम्म। था। उसमें एक औरत के 7 कैरेक्टर्स थे, हमने हरिद्वार में भी शूट किया, कहाँ कहाँ जाके शूट किया था। बहुत खूबसूरत कैरेक्टर था। सो मोस्टली मैंने हर तरह के कैरेक्टर किए हैं, नेगेटिव भी किया है, बहुत सॉफ्ट भी किए हैं, बहुत दुखी भी किए हैं, बहुत खुश भी किए, ग्लैमरस भी किए हैं। लेकिन मुझे जो कैरेक्टर कॉमेडी, मुझे लगता है कि मैं कभी बहुत अच्छे से निभा पाऊँ, तो मैं, मतलब वो मेरे जरूर लिए एक करना चाहिए। सेटिस्फेक्शन होगी, या वो मैं कैरेक्टर करना क्या चाहती क्या बात। और आपने दूरदर्शन में बहुत सारे बड़े बड़े जो माने जाते हैं अपने वक्त के लेजेंड डायरेक्टर्स, उनके साथ काम किया आपने। रंगमंच में जो लेजेंड डायरेक्टर्स हैं उनके साथ काम किया। तो किसके साथ आपको सबसे ज्यादा मजा आया, रंगमंच में भी और दूरदर्शन में भी? किसके साथ आपने बहुत सीखा और सबसे ज्यादा एंजॉय किया उनके साथ काम करना? हूँ। सीखा तो मैंने सबसे ही, बिकॉज मुझे लगता है हर पल अभी भी हम सीखते ही हैं, और जिंदगी सीखने का ही नाम है। जी। लेकिन ऑब्वियसली मेरी शुरुआत जो एनएसडी वर्कशॉप से हुई थी, उसमें 40 डेज, बिकॉज हम लोग कैंप में इकट्ठे रहे। कैंप में मीन्स सुबह आते थे, शाम को जाते थे, श्रीनगर से, भद्रवाह से, हर जगह से बच्चे थे वहां पे। तो वहां पे हमने बहुत इंजॉय किया और बहुत सीखा भी, और वो शुरुआत की, तो बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद हम लोग, जैसे मैं नटरंग से जुड़ी, नटरंग के फिर मैंने नेशनल थिएटर फेस्टिवल में भी जैसे गई, बाहर भी इनके साथ मैंने टूर किए, तो उसमें भी बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जो कबीरा खड़ा बाजार में, वहीं के कुछ एक्टर्स इसमें थे। फिर मैंने दीपक जी के साथ किया, मुश्ताक जी के साथ किया, तो हर जगह कुछ ना कुछ सीखती ही गई, मजा आता ही गया। लेकिन जो मेरी ठीक एसोसिएशन एक्टर्स के साथ है, वो मेरी अभी नटरंग वाला चल रहा है, बिकॉज उसी का मैं प्रोडक्ट, मैं वो कहूँगी, उनके साथ मैंने और काफी दूरदर्शन की प्लेस अगर, किए। जी, और जी। अगर दूरदर्शन की बात करें तो दूरदर्शन में कौन आपके फेवरेट रहे हैं, जिनके साथ आपको लगा कि आपने वाकई बहुत मजा आया उनके साथ काम करके? वेद राही जी, और जी। वेद राही जी हैं, 2-4 लोग हैं, मतलब किसी एक का नाम लेना मुझे लगता है, जी। बड़गामीज हैं, बिकॉज जब भी हमने शूट किया है तो उनके घर पे ही मैं रही। उसके बाद जी। लाली जी हैं, उनका सीरियल किया तो मैं उनके घर पे ही रही। वो तो अभी भी, मैं कुछ साल पहले उनके एक बहुत अच्छा सीरियल किया था मैंने, दर्द का रिश्ता। सो सुधीर जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। धर्मेंद्र कोहली जी का मैंने एक सीरियल किया था डोगरी में, बदनामी दी छां, बहुत खूबसूरत हम्म। स्टोरी थी, हमने गांव में जाके किया था, उसके भी प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स, और वो लोकेशन बिल्कुल गांव की। तो हर एक प्रोजेक्ट की खूबसूरती थी, लेकिन बहुत कम लोग थे जो अपने प्रोजेक्ट के साथ न्याय करते थे। तो ये कुछ लोग हैं जो प्रोफेशनली काम करते, तो मुझे अच्छा जी। लगा। और भी शायद मैं किसी का नाम भूल भूल रही हूँ। केसर जी हैं, उनके भी काफी सीरियल्स अच्छे हुए।
काफी सारे लोग। फिर लेखन की तरफ आपकी शुरुआत कैसे हुई? राइटिंग की तरफ आप कैसे आई? आप कविताएं लिखती हैं, बहुत खूबसूरत लिखती हैं, तो उसकी तरफ आपकी शुरुआत कैसे हुई? जी। काजल दी, ऐसा हुआ कि जब मैं स्कूल में थी, हम्म, बिल्कुल मतलब जूनियर से हम्म, जब मैं सीनियर में आई ही थी, तो मैं कुछ कुछ लिखती थी, जो भी आसपास देखती थी मुझे अच्छा लगता था, मैं लिख डालती थी। लिख डालने के हम्म, बाद तब आपको पता है कश्मीर टाइम्स और डेली एक्सेलसियर में एक छोटा सा कॉलम आता था, तो उसमें मैं बच्चों जैसी चीजें लिखती थी। तब मैं भी बच्ची थी, A to Z सुपरलेटिव्स और इस तरह की चीजें। जी, जी। तो वो छाप भी देते थे न्यूज़पेपर वाले, मैं तो किसी को जानती भी नहीं थी, तो मुझे अच्छा लगता था। मेरी एक्चुअली हौसला अफजाई उन लोगों ने की है, मैं आज तक भी उन लोगों को नहीं जानती हूँ। सो करते करते फिर ऐसे ही जब मैं 8th में थी, तो मैं एक दिन मैंने मम्मी ने देखा कि मैं काफी सारे पेजेस लिख चुकी हूँ, तो मम्मी कहती है तुम स्कूल की पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रही हो, ये तुम क्या लिख रही हो, और ये कैसा रजिस्टर है, ये तो स्कूल के बिल्कुल भी नहीं लगता। मैंने बोली नहीं मम्मी आप बैठिए, मैं कुछ सुनाती हूँ। मैंने जबरदस्ती मम्मी को बिठा दिया, और माई मॉम वाज शॉक। मैंने हम्म, औरतों पे शुरू से ही ना, मैं एक बड़ी ही यू नो ये लड़का लड़की, बिकॉज मेरे घर में वैसा माहौल था नहीं, मेरे पेरेंट्स ने हम लड़कियों को बहुत प्यार से पाला है, जब मेरे भाई भी हैं, वी आर ब्लेस्ड दैट वे। तो मुझे ये लगता था आसपास देख के कि लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, तो मुझे ना हम्म, मतलब एक होता है ना विद्रोह की भावना, तो वो बड़ी थी आसपास कुंठित समाज को देख के, कुंठित सोच को देख के। तो वो जो मैं हम्म, कुछ स्टोरी लिखने की कोशिश कर रही थी, वो लेडीज पे थी, लेडीज के फेवर में, कि मतलब क्यों ऐसा अच्छा, हाँ, होता हाँ। है। मेरी मम्मी तो शॉक हो गई जब उन्होंने फर्स्ट टाइम सुना। तो उन्होंने कहा बेटा बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन तुम अभी इसको बंद कर दो, अभी तुम 10th 12th कर लो, उसके बाद तुम इस तरफ ध्यान देना। बेसिकली वो थोड़ी देर के लिए मुझे उससे डाइवर्ट करना चाह रही थी। फिर ऑब्वियसली मैंने भी बंद कर दी। और उसके बाद जब मुझे मौका मिला, फिर मैं शूटिंग्स, ऑब्वियसली मैं आउटडोर शूट्स पे जाती थी, तब भी मुझे इतना मौका नहीं मिलता था। अभी शादी के बाद आई अगेन स्टार्टेड, कुछ मेरी पोइम्स तब की थी, और कुछ फिर मैंने सोचा कि ये इतने सारे पन्ने बिखरे पड़े हैं, इनको मैं एक बुक के रूप में संजो देती हूँ, मेरे इमोशंस हैं तो ये वेस्ट नहीं जाने चाहिए। तो मैंने उसको एक बुक के रूप में संजोने की कोशिश की, आपको पता है जिसका नाम है वजह हो तुम। दिस बुक इज जी, डेडिकेटेड बिल्कुल। टू माई लव। तो बस एक छोटी सी कोशिश की है, और अभी मेरी स्टोरीज पे चल रही है। बहुत जल्दी वो भी मार्केट में आ जाएगी आप सबके सामने। जी। कोशिश करती तो रहती हूँ। मैं चाहूंगी कि आप अपनी लिखी हुई एक कविता आप हमें ज़रूर सुनाएँ। बिल्कुल। आई होप कि आपको पसंद आएगी। इसका टाइटल है जिंदगी। कैसी है ये जिंदगी और कैसे इसके रंग, कभी लगे ये सुंदर सी और कभी लगे बेरंग, कभी बहुत ही उलझी सी, कभी बहुत ही उलझी सी और कभी बिल्कुल सरल, यूं ही खेल खिलाती है हमें ये, यूं ही हर एक पल, कभी बहुत ही उलझी सी और कभी बिल्कुल सरल, खेल खिलाती है हमें ये, यूं ही हर एक पल, कभी अपने अनजान और कभी अनजान अपने से लगे, दिल के ये रिश्ते क्या है कैसे बयान करें, नाम नहीं कोई इनका कैसे बखान करें, जो नहीं था तसव्वुर में जिंदगी वहां ले आई, जो नहीं था तसव्वुर में जिंदगी वहां ले आई, कभी लगती है अपनी सी पर कभी बहुत पराई। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सुचित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, कला के क्षेत्र में बड़ा नाम है, लिखती हैं। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू मीट आर्टिस्ट एंड बिकम फेमिलियर विद देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। बहुत शुक्रिया सुचित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आना भी बहुत शुक्रिया। सरला जी भी हमारे साथ हमेशा जुड़ती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सरला जी। बहुत ही खूबसूरत कविता रोमी। आपने कविता लिखी, आप लिखती हैं, आप लेखन के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, रंगमंच थिएटर से जुड़ी हुई हैं, फिल्मों से जुड़ी हुई हैं, तो आप सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ कर रही हैं। एक एक्टिविस्ट के तौर पर यू आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क, उसके बारे में मैं चाहूंगी आप हमें बताएं। आ, काजल दी, एक्चुअली मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो 1947 जो पार्टीशन हुआ था, लोग उसको पार्टीशन बोलते हैं, जो मेरे दादाजी थे उसको गदर बोलते थे हमारी अपनी जुबान में। सो मेरी उस फैमिली को अपना घर बार छोड़ के अ, इस तरफ आना पड़ा था 1947 में। हम्म, पीओके से अपना घर बार छोड़ के इस तरफ आना पड़ा था। सो बचपन जी। से ही मैं वो कहानियां सुनती आई थी अपने दादाजी से,
मुझे ऐसे लगता था कि वो एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते थे वो और उनकी फ्रेंड्स जिनका मतलब करें तो मुझे समझ आता था, बिकॉज ये हमारी लैंग्वेज क्या है कि घर। तो वो हम्म। मैं सुनती आती थी, सुनती आई, लेकिन जैसे जैसे मैं मैच्योर हुई, मैंने ये देखा और मैंने समझना शुरू किया। मुझे समझ आया, बिकॉज मैच्योरिटी के साथ ही हम चीजें समझते हैं। तो मुझे हम्म। समझ में आया कि ये कितने दुखी हैं। मतलब ये लोग आफ्टर 60 70 73 ईयर्स के बाद भी ये अपना घर उसी घर को मानते हैं जो पीओके में छोड़ के आए हैं 1947 से पहले। तो वो चीज ना जब मुझे समझ आई तो मुझे अंदर ही बहुत ज्यादा हिट करी, बिकॉज मैं शुरू से स्टोरी सुनती थी। तो आई डिसाइडेड कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली वो एरिया सारा पुंछियों का है, जो उस तरफ के पुंछ से बिलोंग करते हैं। JNK तो में वो पुंछ जो एरिया है, JNK हाँ में जो जी, पुंछ एरिया उसकी बात कर रही हैं आप जी। जी रोमी जेएनके जी, हम में सुन रहे हैं अभी आपका। जो हमारा पुंछ का पार्ट है वो पीओके में रह गया है। ये पुंछ हम्म। डिवाइड हो गया था। सो मैंने क्या किया, मैंने अपनी जुबान में एक पोइम लिखी और अपने फेसबुक पे चढ़ा दी, और मेरे फेसबुक से वो शेयर होती होती आप ये सोचें कि वो उस तरफ पहुंच गई, ये तो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। और वहां से लोगों ने कहा कि ये कौन है, ये हमारी जुबान में लड़की कैसे बात कर रही है। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें करी कि मे बी ये इंडियन गवर्नमेंट की कोई एजेंट है, क्या है, समथिंग लाइक दैट उसके बाद मुझे बहुत सारे लोग मैसेंजर पे कांटेक्ट करने लगे, बिकॉज मैं मेरा नंबर तो किसी के पास भी नहीं था और मैं नंबर देती भी नहीं हूँ। सो वो बात होते होते फाइनली मैं लाइव आई अपने पेज पे, मैंने अपनी कम्युनिटी का एक पेज बना दिया। मैं एक उस फैमिली को ढूंढने की कोशिश करने लगी जिसके बारे में मेरे दादाजी ने बताया था कि उन्होंने हमारी काफी हेल्प करी थी, और हमारा जो घर बार सब हम वहीं छोड़ के आ गए। ओबियसली तब तो ऐसा ही हुआ था, आपको पता है वो दैट वाज अ मतलब हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा काला धब्बा था। सो हमने क्या जी। किया फिर वो फिर मेरे पास ऑल ऑफ अ सडन लोगों को पता नहीं क्यों लगने लगा, बिकॉज मैं बड़ी इमोशनल हो जाती थी जब मैं अपनी फैमिलीज की बात करती थी, जब मैं उन लोगों की बात करती थी। फिर मैंने अपने बुजुर्ग जो भी बचे हुए हैं, अभी तो बहुत बिरले बिरले बचे हुए हैं, मैंने उन बुजुर्गों के इंटरव्यूज लिए और अपने फेसबुक कम्युनिटी पेज पे शेयर किए कि क्या हुआ था 1947 में, ये लोग घर क्यों छोड़ के आए और अभी तक ये उस घर को क्यों नहीं भूल रहे, यहाँ पे इनके साथ कितनी मतलब कितनी प्रॉब्लम्स हुई। और यहाँ से भी लोग काफी लोग घर छोड़ के उस तरफ गए हैं, ऐसा नहीं है हम्म। कि एक तरफ, बट ऑब्वियसली स्टार्ट वहां हुआ था, उसका रिएक्शन यहाँ हुआ था। ये भी मैं सबको बताती चलूं। सो जी। मेरे पास फिर आप मानेंगे जो फर्स्ट वीडियो था वहां से 84 इयर्स ओल्ड बुजुर्ग थे, उन्होंने किसी से अपना वीडियो बनवाया और उन्होंने कहा कि ये जो बच्ची है इसको आप बोले कि मेरी बहन थी 1947 में, वो छोटी थी और उसके आंख के यहाँ पे काला मस्सा था, तो उसका ओ। नाम ये था और आप उसको ढूंढ लें। और मैं पागलों की तरह, आप माने कि 24 घंटे में से मैं 16 घंटे काम करती थी, दिन रात यही करती थी। ऐसे कर करके हमने कोई 18 20 फैमिलीज मिलाई हैं आर पार सोशल मीडिया के थ्रू ओनली। और इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी ब्लेसिंग्स, अभी तो ऐसा लगता है कि ये सारे अपने ही लोग हैं मेरे, प्यारा पार्ट ऑफ मी। बट अफसोस ये है कि मेरे दादाजी नहीं रहे वो सब देखने के लिए। और हम लोग आफ्टर 73 इयर्स भी सेम लैंग्वेज सेम कल्चर शेयर कर रहे हैं। आप ये देखिए कितनी फैमिलीज जो कन्वर्ट हो गई बेचारी उस टाइम मजबूरी के मारे, वो वहां पे हैं, उनके जो रिलेशन है वो यहाँ हिंदूज हैं। और जब वो लोग बात करते हैं, जब फर्स्ट टाइम किसी की व्हाट्सएप पे बात होती है, तो ऐसे कि आप वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती कि उनके इमोशंस क्या होते हैं। उनके लिए एक्चुअली मिरेकल है, किसी जादू से मतलब कम नहीं है। और बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। पिछले दिनों हमने राजस्थान के जी। भी एक भाई हैं, सरदार जी थे, उनको मिलाया, उनकी सिस्टर उस तरफ थी, सकीना बन गई हैं वो अभी। तो वो काफी मीडिया में हाईलाइट हो गई थी, काफी सारे न्यूज चैनल्स ने भी आपने देखा होगा कवर किया था। सो ये दर्द जो है ना ये हम लोगों का साझा है। फिर बस वहां से जी। मेरा ये सफर स्टार्ट हो गया। उससे पहले मैं क्या करती थी कि छोटे मोटे अपनी सोसाइटी में यहाँ भी किसी को जरूरत होती थी, अपनी हैसियत के अनुसार मैं सोचती थी कि किसी का दर्द बांट सकूं। तो वो सब तो पिछले 15 18 साल से चल रहा है। फिर अभी मैंने जी। लास्ट ईयर आपको बताया एक एनजीओ स्टार्ट किया अपना। सो बिकॉज अपने से इतना काम नहीं हो पा रहा था, जितना मैंने देखा कि फील्ड में जाके लोगों को जरूरत है उतनी चीजें नहीं हो पाती। आई थॉट कि शायद लोग आगे आए, जुड़े और कुछ हेल्प मिले, सो दैट सोर्सेज बढ़े हमारे, सो दैट मैं लोगों की उस हिसाब से हम लोग हेल्प कर पाए। फिर आप देखें जी। जो फेब में
नॉर्थ दिल्ली में, ये जो सॉरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो राइट्स हुए थे फेब हम्म। में, जब यूएस प्रेसिडेंट आए थे, वहां पे भी हम लोग यहाँ से जाते रहे और वहां पे भी अपनी हैसियत के अनुसार जितनी हमसे जी, कोशिश हो सकी हमने हेल्प करी उन काफी, लोगों की। जी काफी काम किया कोरोना आपने। में, जी, कोरोना में भी आपने कोरोना बहुत में काम किया, कोरोना के वक्त बहुत कोरोना में काम भी किया। हम बस स्टैंड पे जाते रहे, बस स्टैंड पे जाके जस्ट कोशिश की कि अपनी छोटा मोटा, बिकॉज इस सोसाइटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैंने बहुत कुछ जी। सीखा है, मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला, और बहुत ये ब्लेसिंग्स मिली। बिल्कुल सच बात है, रोमी की जो कल्चर है वो आपका खुद आपको बांधता है और मन बांधता है। आपकी आपकी जो रूट्स है वो हमेशा आपको अपनी तरफ खींचती हैं। हमारे साथ बहुत सारे शम्मी जी जुड़ी हैं, शम्मी मल्होत्रा जी जुड़ी हैं हमारे साथ, मेरी राजीव जी हैं, मुकुल नाग जी जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल जी आपके जुड़ने का। और मैं अब हमारे साथ जो रूबरू से जुड़े हुए जो रंग कर्मी हैं वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। सबसे पहले ऋतु, और ऋतु हमारी एक बहुत ही अच्छी रंगकर्मी है, रूबरू से जुड़ी हुई हैं। और ऋतु जी, आप जो सवाल पूछना चाहती हैं प्लीज पूछिएगा। हेलो। नमस्कार रोमी जी। अच्छा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आपका जिंदगी का सफर सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक बहुत यू। इम्प्रेसिव। और आप हम सब महिलाओं के लिए एक मिसाल हैं। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि थिएटर में एक्टिंग करने का फायदा क्या रियल लाइफ में भी होता है, अपनी निजी जिंदगी में भी होता है? यस, बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज क्यों, जैसे मैंने कहा, मैंने थिएटर से बहुत सीखा। थिएटर में ना छोटी छोटी चीजें बहुत सीखते हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि वो आपको मैच्योर बनाता है। हम लोग मैंने बहुत छोटी एज में स्टार्ट कर दिया था। मुकुल नाग सर ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो मुकुल सर उस जिस एनएसडी वर्कशॉप का मैं जिक्र कर रही थी, तो सर भी थे पैनलिस्ट इंटरव्यू लेने वाले। सो यू नो थिएटर आपको बहुत कुछ सिखाता है। जिंदगी की जो बारीकियां है ना, जो हम कहीं नहीं सीख पाते, वो हमें थिएटर सिखाता है। सो थिएटर मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज मैंने बहुत सीखा। थिएटर चाहे मैंने बहुत कम किया हो, मैंने टेलीविजन ज्यादा किया है, बट थिएटर स्टिल मेरे दिल के बहुत करीब है। खड़े होना, चलना, बैठना, ऑटोमेटिकली वो चीजें आप में घर कर जाती। तो थिएटर आपको बहुत मैच्योर बना देता है, और जिंदगी में आपको इन सब चीजों से जो एक डील करने की, मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरे नॉर्मल फ्रेंड्स हैं जो लाइक थिएटर या टेलीविजन से नहीं जुड़े हुए हैं, स्पेशली मैं थिएटर की बात करूंगी, तो कहीं ना हम लोग ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं उनसे। मुझे ऐसे लगता है, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि हमने बहुत दुनिया देखी है, बिकॉज इतने सारे जी कैरेक्टर्स जिए होते हैं थिएटर में, जी। हमने लाइव लोगों को इतना उनके सामने परफॉर्म किया होता है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। सो समहाउ मुझे लगता है कि हम बहुत मैच्योर हो जाते हैं, और थिएटर हमें बहुत मैच्योर बनाता है, और जिंदगी के साथ डील करने की हमें खूबसूरती सिखाता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल सही। जीवन जीने की कला सिखाता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। थिएटर आपको एक कंप्लीट ह्यूमन बना देता है। Yes. और हमारे साथ पंकज हैं, रूबरू थिएटर के। हाँ जी पंकज, माइक ऑन करिएगा अपना, माइक माइक। जी पंकज। अब आ रही है आवाज? आ रही है। बिल्कुल। हाँ, नमस्कार रोमी जी, मैं पंकज कुमार। नमस्कार। मैं नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रूप ये थिएटर करते वक्त हम काफी कुछ नई नई चीजें, हर तरह का करेक्टर निभाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो यही चाहते हैं कि हमें लीड रोल ही मिले। तो क्या सिर्फ लीड रोल के लिए ही हम इसमें आना चाहिए क्या? क्योंकि हर तरह का करेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस बारे पंकज में जी, आई डोंट आपकी राय बिलीव इन, जाने। जी जी जी, देखिए, लीड रोल मायने नहीं रखता है। आप देखिए, जो बड़े बड़े एक्टर्स हुए हैं, वो एक एक एंट्री में अपने आप को उन्होंने प्रूव कर दिया है। आप में वो एक टैलेंट होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कुछ, सपोज जैसे आपने कहा लीड, कई बार मेन कैरेक्टर इंसान को इतना अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जो कि कहीं कोने में खड़ा होके एक बंदा ना, वो स्टिल ना होके कुछ एक्सप्रेशन वैसे दे रहा होगा, कुछ उसके हाव भाव, कुछ मूवमेंट, वो मतलब म्यूट कैरेक्टर में भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है। सो वो कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आई डोंट बिलीव इन दिस कि लीड रोल जो है उसी में आप अपने आप को प्रूव कर पाते हैं। प्रूव करने के लिए आपको एक लाइन चाहिए,
एक लाइन नहीं भी होगी, आप किसी कोने में खड़े होंगे ना, आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही मानती हूँ कि अगर आप जस्ट कोने में खड़े होंगे, कोई रोल छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप कोने में भी खड़े होंगे तो आप वहाँ पे अपनी अपनी प्रेजेंस से भी वहाँ बहुत कुछ बता सकते हैं। और सुधा पुरी जी लिखती है, हाँ बिल्कुल, इरफान खान साहब की तरह उनका फर्स्ट रोल वाज स्मॉल ऑन इन द प्ले सलाम बॉम्बे। बिल्कुल सही कहा सुधा जी आपने, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ जो और कोई आभा, अगर आप सवाल पूछना चाहें प्लीज आप स्क्रीन पे आ जाइए। आभा जी। हेलो रोमी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे थैंक को यू। मैंने आपके बारे में पढ़ा था और शायद से मेरे को पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं, बट आपने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए भी काम किया है, क्या मैं सही हूँ? चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए मैंने नहीं। मतलब बच्चों के लिए, बच्चों की डेवलपमेंट और उनके अच्छे के लिए जब आप एनजीओ वगैरह का काम कर रही थी, तो आप मैं ये जो भी बच्चों काम। की, आभा, जी मैं बोलिए। बच्चों की एजुकेशन के लिए काम कर रही हूँ। लॉकडाउन तक हमारी क्लासेस शाम को 4 to 6 एवरी डे जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनके लिए हम चलाते हैं, बच्चों को एजुकेशन देते हैं, इवन उनके स्कूल में जाके लड़ते भी हैं। सो इस तरह के काम हम करते हैं, और भी बच्चों को यहाँ भी जरूरत होती है। तो मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज ये बच्चे जो हैं ये हमारा फ्यूचर है। और मुझे लगता है कि उन बच्चों का क्या कसूर है अगर उनके पेरेंट्स के पास फैसिलिटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, हमसे जुड़े हुए हैं, और उन्होंने भी कल इसी दुनिया में कम्पीट करना है। सो बच्चा जो है, मतलब मेरा एक बहुत बड़ा फोकस है, उनकी एजुकेशन पे मेरा ज्यादा फोकस रहता है। जी, तो मेरे को यही जानना था कि क्या-क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि जहाँ जो भी अच्छा काम करता है, बहुत लोग होते हैं उसकी रुकावट के लिए। तो बस यही जानना था कि कैसे आप उन सब से डील करती हैं और क्या-क्या मुसीबत आती है वो सब करने में? और क्या कहीं ऐसी कोई हेल्पलाइन या कुछ है जहाँ पे हमारे दर्शक भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें? तो बता दीजिए प्लीज़। मेरा ऐसा है कि मुसीबतें, यू आर राइट, बहुत सारी लोग आपको पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, बट आई डोंट नो, बाय द गॉड्स ग्रेस मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, मेरे पेरेंट्स की जो ब्लेसिंग्स हैं। मैं आपको बताऊं आबा कि मैं बिल्कुल दाएं बाएं देखती ही नहीं। आई डोंट नो, मेरी फ्रेंड्स भी कहती है कि तुम ना इतने जुनून के साथ चलती हो, इतना भी क्या हुआ, मतलब जो नॉर्मल गॉसिप्स होती है ना लेडीज की, मैं उसका हिस्सा कभी नहीं बनी। बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि टाइम वेस्ट है, अब कुछ ना कुछ चलता रहता है। मेरी सोशल सर्विस की तरफ थोड़ा सा झुकाव होता है, कुछ ना कुछ मेरे पास केसेस होते ही हैं। उसके अलावा मेरा अपना राइटिंग का चल रहा होता है, वो खत्म होता है तो मैं यूट्यूब वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। उसमें भी सिर्फ और सिर्फ मैं जो सोशल मैसेजेस होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट वाले फ्यू टॉपिक्स, बड़े रेयरली बनाती हूँ लेकिन बनाती हूँ। तो मुझे लगता है कि इतना टाइम है, आप दुनिया में आए हैं तो कुछ अच्छा कर जाइए, सो दैट आपको गिल्ट फील ना हो कि मैं एक आम आदमी की तरह आई और कुछ नहीं किया। टैलेंट सब में होता है। तो मुश्किलें लोगों ने बहुत खड़ी करते हैं, बिल्कुल हर कदम पे करते हैं, लेकिन मैं कभी केयर नहीं करती। मैं अभी लेटेस्ट आपको बताती हूँ कि अभी भी मेरे साथ कुछ हुआ है, होता ही रहता है। सो मुझे इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि अगर मेरी नीयत साफ है और मैं साफ नीयत और साफ दिल से काम कर रही हूँ, तो इसमें मेरा रब मेरा साथ हमेशा देगा और देता है। एंड टच वुड, माई फैमिली, माई हस्बैंड इज सो सपोर्टिव कि मुझे किसी की परवाह करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और फिर वही लोग जो है ना, वो खुद चुप हो जाते हैं। अब बड़े बड़े आपको डिस्टर्ब, मेंटली डिस्टर्ब तो करते हैं, लेकिन अब मैं वो डिस्टर्ब भी नहीं होती। वो मुझे सुन रहे होंगे और वो हंस रहे होंगे कि यार ये तो, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिकॉज अब मैंने सीख लिया है, आई एम वेरी सॉलिड दैट पे, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज आई नो कि मैं जो काम कर रही हूँ उसका कितने लोगों को फायदा हो रहा है, और मैं किस नीयत से कर रही हूँ, और मैं किसी से कुछ ले नहीं रही हूँ, सबसे बड़ी बात ये। तो इसलिए मैं किसी की चिंता भी नहीं करती। आप जो भी करते हो प्लीज आप उसको करते जाइए, बिल्कुल दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। बस आगे बढ़ते जाइए, एक अपना फिक्स कर लीजिए आपने क्या करना है, और रब आपका जरूर साथ देता है उसमें, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मैं आपके सामने एक मिसाल हूँ। थैंक यू मैम। बिल्कुल सही कहा आपने रोमी, कि जब आप काम करते हो और अच्छा काम करते हैं तो मुश्किलात सामने आती हैं, ये हर फील्ड में है। और उन मुश्किलों को सामना करके आप किस तरह से कुंदन बनते हो, कहते हैं ना जो सोना होता है वो आग में तब कर ही कुंदन बनता है। तो हम लोग मुश्किलें झेल झेल कर ही आगे आते हैं। और स्पेशली जैसे मैंने कहा, व्हेन यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क एंड व्हेन यू आर डूइंग अ गुड वर्क, एंड ये तो बैक स्टैपिंग होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बट
the most important thing is to have positive approach towards the things and towards the life. और positive हाँ, approach ही आपको keeps moving, that keeps ट्रू you on moving. Yes. ट्रू, बिकॉज और आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आप पॉजिटिव वही नहीं तो होंगे तो मुझे लगता है कि ये कुछ लोग होते हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं होते, और हम लोगों ने मतलब इतना कुछ सीखा है लाइफ में बचपन से, थिएटर, टेलीविजन। सो ये एक्सपीरियंस सबके पास नहीं होता। आई थिंक वी आर ब्लेस्ड, और हम we are रब के blessed. चुने हुए बंदे हैं, और बिल- हमें पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा, और समाज के लिए कुछ करना चाहिए और करना पड़ेगा हमें, और कर रहे हैं अपनी तरफ से, कोशिश सब बिल्कुल। कर रहे हैं। और रवि, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जम्मू में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, और वो तो वी आर ऑल ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। बलजीत सिंह रैना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बलजीत सिंह जी। बलजीत सर जी, आप हमारे साथ जुड़े। हाँ, सुधापुरी जी, और बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे नाटककार, बहुत अच्छे हैं, और डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका बलजीत सिंह जी। और मैं अपने दर्शकों को एक बार ये बताना चाहूंगी कि हमारी जो मंटो नामा की सीरीज चल रही है शॉर्ट फिल्म्स की, जिसमें मैंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है एज एन आर्टिस्ट, कंसेप्ट एंड गाइडेंस तो है ही। तो उसमें रोमी जी, दिस इज रियली ग्रेट फॉर अस कि रोमी जी ने भी हमारे साथ एक फिल्म की है। थैंक यू रोमी फॉर दैट। वो अभी रिलीज नहीं हुई, बट बहुत अच्छा उसमें आपने किया है, तो वो भी रिलीज होने वाली है। और मैं आपसे चाहूंगी कि चलते चलते एक तो आप एक कविता आपकी, और दूसरा ये सवाल कि आप जो यंग थिएटरिस्ट हमें देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये दो सवाल है मेरे। पहले पहले कविता, मैं पहले थिएटर के कविता, लिए मैं पहले कविता और बाद में मैसेज। इससे पहले मैं एक बात करना चाहती हूँ कि बलजीत सर के बारे जी में जी। आपने कहा, तो जो मेरी फर्स्ट बुक थी वजह हो तुम, उसमें भी जो मेरे राइटिंग में मेंटोर आप कह सकते हैं वो बलजीत सर ही हैं। मैं इनको दिन रात सुबह कभी भी, बिकॉज इनके साथ मेरे बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स हैं, सो कभी भी बुलाती रहती हूँ कि नहीं आपको मेरी ये पॉइंट सुननी ही पड़ेगी, मैंने अभी लिखी, आपको मेरी ये स्टोरी सुननी ही पड़ेगी। सो बहुत ही प्लीज अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे यस। इंसान, बेहतरीन इंसान है बलजीत सिंह जी। जी एक मैं जाते जाते ये सुनाना चाहती हूँ, इसका टाइटल जी है बिल्कुल। अधूरी कहानी। क्या बात, So, क्या बात। उनके दिल जीतने की अदा ही इतनी प्यारी थी, उनके दिल जीतने की अदा ही इतनी प्यारी थी, वरना दिल हारने की हमें ना कोई बीमारी थी। उसके प्यार ने वो राग छेड़ा दिल की सूनी तारों पर, उसके प्यार ने वो राग छेड़ा दिल की सूनी तारों पर, जिंदगी खूबसूरत हमें यूं ही गुनगुनानी थी। यूं आंधी की तरह आकर, यूं आंधी की तरह आकर, खामोश तूफान की तरह जाता है वो, चुप रहना भी तो उसका, चुप रहना भी तो उसका प्यार की निशानी थी। ना मेरे प्यार में कोई कमी थी, ना वक्त था उसके पास मेरे लिए, ना मेरे प्यार में कोई कमी थी, ना वक्त था उसके पास मेरे लिए, बस अपना प्यार दोनों ने यूं ही निभाने की ठानी थी। न जाने, न जाने इतनी मोहब्बत कहाँ से आई है उसके लिए मेरे पास, शायद पिछले जन्म की कोई हमारी अधूरी कहानी। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत रोमी, बहुत ही खूबसूरत, इतने खूबसूरत जज्बात, ये इतने खूबसूरत अल्फाज। और अब मैं चाहूंगी कि आप मैसेज जो देना चाहेंगे यंग थिएटर प्रैक्टिशनर को, जो एक कलाकार को, के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी रोमी। मैं यही कहूंगी कि देखिए, जो मैंने देखा है, जो मैंने फील किया है कि आजकल लोग आते हैं और सुबह आते हैं और रात को ही उनको लगता है कि हम तारे छू लें। ये सबके लिए नहीं है, बट जो जिन लोगों को ऐसे लगता है, पीपल आर वेरी एम्बिशियस नाउ डेज, मैं उनके लिए बोलूंगी कि प्लीज इसमें बहुत ठहराव चाहिए। आपको बहुत पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, बहुत वर्कआउट की जरूरत है, बहुत ठहराव चाहिए, आपको एक जगह रुकना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। और अगर आप ये सोचेंगे कि आज मैं इस डाल पे, कल मैं उस डाल पे, तो वैसे आई थिंक लाइफ में कहीं भी सक्सेस नहीं मिलती है। सो थिएटर एक इबादत है, थिएटर एक इश्क है, मैं तो ऐसे ही मानती आई हूँ। जो भी करें दिल से करें, और उसमें रम जाएं और उसको खुद में रमा दें, मतलब तपस्या है ये। लोग कहते हैं मैं पूजा करता हूँ या करती हूँ, मुझे लगता है कि ये भी एक पूजा है, जिस काम को आप इतने दिल से करेंगे। और जो कैरेक्टर्स हैं, जब तक उनको हम पी नहीं लेते,
तो हम वो कैरेक्टर जी नहीं सकते। सो क्या इसलिए बात मतलब रातों रात आप स्टार नहीं बन सकते। 28 साल मेरे इस फील्ड में हुए हैं, टीवी के इतने सीरियल्स है जो भी हैं, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स जो सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट या डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स आज भी मिलते हैं, सबके घरों में मैं बेधड़क आज भी घुस जाती हूँ। सो रिलेशन, जब आप एक जगह रुकेंगे तो आपके रिलेशंस भी वैसे बनेंगे, प्योर। सो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। सो हैव बहुत पेशेंस, खूबसूरत। मेहनत करें, सिंसियर रहें स्टेज के लिए, अपने लिए। सिंसियरिटी बहुत जरूरी है किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, सिंसियरिटी बहुत जरूरी है, डेडिकेशन बहुत जरूरी है और पैशन बहुत जरूरी है। तभी आप सफल बन पाएंगे और तभी आप कुछ भी यस, कर पाएंगे। रोमी, थैंक यू, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इट थैंक वॉज यू सो प्लेजर टॉकिंग टू मच। यू एंड आई एम श्योर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या ऑफलाइन बाद में देखेंगे, उनके लिए जो आपकी जर्नी रही है, जो आपकी बातें रही हैं, सच में इंस्पिरेशनल होंगी। एंड आई एम सो प्राउड कि तुम और हमने बहुत काम किया। वी आर बोथ फ्रॉम द सेम स्टेट। लव यू। थैंक यू थैंक एवरीवन यू। जिन्होंने टाइम निकाल के ये प्रोग्राम देखा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये बता दें कि हमारा शख्सियत का जो क्रम है इसी तरह चल रहा है। कल आप इसी क्रम में आप से मुलाकात करवाएंगे जानी मानी रंगकर्मी, फिल्मों जिनका फिल्मों से जुड़ी हुई हैं, सिनेमा से जुड़ी हुई हैं, टेलीविजन से जुड़ी हुई हैं। प्रतिमा कानन जी एक बेहतरीन अदाकारा। उतरन में आपने उनको देखा होगा, बहुत सारी उनकी मूवीज हैं। गदर में उन्होंने कमाल का अभिनय किया, एक से बढ़कर एक उन्होंने मूवीज में काम किया है। और रंगमंच की अगर हम बात करें तो बेहतरीन बेहतरीन अदाकारा प्रतिमा कानन जी कल हमारे साथ होंगी शाम को 7 बजे। तो उनकी जो जर्नी है, इंस्पिरेशनल जर्नी है, उनसे हम रूबरू होंगे। तो जुड़िएगा हमारे साथ कल शाम को 7 बजे शख्सियत में प्रतिमा कानन जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।